रही है? ये वॉइस डिस्टॉर्शन सबको आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। माय वॉइस इज क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? नो? क्लियर 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 है जी। यस इट इज क्लियर। तो फिजा कह रही है क्लियर नहीं है, और वो फिर मेरे ख्याल से आपका इशू है। फिजा और अदनान, आप दोनों का इशू चल रहा है क्योंकि वॉइस क्लियर आ रही है। अच्छा ओके, क्लियर है। अच्छा अदनान, आपका इशू चल रहा है। अब सी बेड जो है, सी बेड, ये जो सी बेड है, आपने ग्लास को अगर जमीन के ऊपर रखा हुआ है, दोबारा इमेजिन करते हैं, ग्लास को अगर आपने जमीन पे रखा हुआ है तो ग्लास में जहां पानी नजर आ रहा है, दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जहां पे ग्लास की बेस है, ठीक है, लेट्स से दैट इज सी बेड, इससे नीचे सॉइल तक, अंदर जमीन के अंदर तक का पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब वापस आते हैं फिगर ए पे, जो आपने सामने खोली हुई है। फिगर पे ध्यान दीजिएगा जरा। आप देखें, ये जो बीच में टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, ए से बी तक, और ए से सी तक जो पोर्शन है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ए से डी तक की मेजरमेंट जो मैंने शो की हुई है 200 से 350 नॉटिकल, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन अब जरा देखिएगा डायग्राम में, पहला पोर्शन आपको टी डब्ल्यू लिखा नजर आ रहा है, दैट इज टेरिटोरियल वाटर। दूसरा पोर्शन आपको ईजी नजर आ रहा है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पॉइंट बी और सी के बीच में। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह टी डब्ल्यू और ईजी के नीचे आप चले जाएं, सी बेड से नीचे, तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूरा लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, पूरा पोर्शन ये नीचे वाला जमीन का जो होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो जो एरिया पानी वाला होता है, इसको बोलते हैं पानी वाले एरिया को, दैट इज कॉल्ड, इसमें टेरिटोरियल वाटर भी आ जाता है, ईजी भी आता है, हाई सीज भी आता है। लेकिन जो जमीन वाला पोर्शन है, इसको वो कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो एम आई क्लियर तुबा? बाकी सबको आवाज क्लियर है? इसका मतलब आपका आपके नेट पे इशू आ रहा है। सो एम आई क्लियर व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर, इकोनॉमिक जोन वगैरह? यस इट इज क्लियर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये फर्क ना समझ आया? क्योंकि अगर आपको ये फर्क समझ नहीं आया तो फिर आपको आगे लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें दो चीजें क्लियर हो गई हैं। लैंड अंडर द वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बिल्कुल सलार ऐसा ही है। जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जमीन के अंदर, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं। अच्छा, अब अ, अब्बास, सी एस इज बिटवीन सी डी आप कह रहे हैं? नहीं, सी डी नहीं है। देखिए सारा पोर्शन ए से स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर है। आप देखिए मैंने एरोस कहाँ से ड्रॉ की हुई है। ये जो मैंने ऊपर है, ये तो सिर्फ मेजरमेंट ड्रॉ की हुई है ना, तो ये एरो जो है, ये वहां से ए से लेके डी तक ड्रॉ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सैयद आदिल, आपको नहीं समझ आया बच्चे? सी ऑनवर्ड इंक्लूडिंग डी इज हाई सीज, वो मैं भी बेटा करूंगा। सलार अभी आप आगे ना जाएं, सिर्फ मुझे थोड़ा सा पहले इनको एक्सप्लेन करने दें, अगले पोर्शन पे ना जाएं। अच्छा, अब जरा मैं रिपीट करता हूँ साथ साथ, दोबारा से रिपीट करूँ, जरा देखिएगा। जो आपका ए से लेकर बी तक का पोर्शन है, ये ऊपर मेजरमेंट्स हैं। डायग्राम तो नीचे बनी हुई है ना, मैंने मेजरमेंट्स ऊपर सिर्फ लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये जो बिल्कुल आवाज है सही, एंटायर पोर्शन बिलो द सी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब ए से लेकर बी तक टेरिटोरियल वाटर है, 12 नॉटिकल माइल। इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज काइंडली गौर से सुने उसको। और ए से लेके सी तक का जो पोर्शन है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ऑफ कोर्स ईजी स्टार्ट तो 12 नॉटिकल माइल के बाद होता है, लेकिन इसकी मेजरमेंट ए से ही की जाएगी, बेस लाइन से की जाती है। अच्छा, अब हम हाई सीज पे भी नहीं जा रहे, हमारा भी टॉपिक हाई सीज नहीं है। अब जो जमीन के नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब उस पोर्शन को कहा जाता है जो जमीन के नीचे होता है, बस ये ध्यान में रख लें। ठीक है। वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और आगे कंटिन्यू रहता है अनलिमिटेड, ठीक है, समुंदर तक। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज दैट पार्ट विच इज अंडर द सी बेड, सब सॉइल एरिया, ये ध्यान में रख लें। सुपर एडजेसेंट टू वाटर एरिया इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर इजी हाई सीज, एंड एरिया सुपर सब सॉइल एरिया इज कॉल्ड, सब सॉइल मीन कि जो जमीन से नीचे, दैट इज कॉल्ड, या सी बेड से नीचे, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये क्लियर हो गया हमें, हम आगे चलते हैं। नॉर्मली तमाम स्टेट्स, बल्कि पहले इस पे आते हैं, टेरिटोरियल वाटर देखें जरा, ए से बी के पास आए, पॉइंट पे डायग्राम पे प्लीज, ए से बी पे आए। थोड़ी देर के लिए जरा क्वेश्चंस को होल्ड करेंगे, इसको समझेंगे। ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में जो पोर्शन है टेरिटोरियल वाटर, ये हमने पढ़ लिया है। मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ कि कोई भी जहाज स्पेस में आ रहा है या कोई वेसल टेरिटोरियल वाटर में आ रही है, मैं टेरिटोरियल वाटर में इनोसेंट पैसेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टेरिटोरियल वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वो आते हुए परमिशन लेगी। ठीक हो गया, ये हमारी बात हमारे जहन में क्लियर हो चुकी है, पहला पॉइंट। अब अगला पोर्शन देखें जरा, बी से सी के बीच में जो नजर आपको आ रहा है इकोनॉमिक जोन,
इकोनॉमिक जोन का जो पोर्शन है यहाँ पे कोस्टल स्टेट तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है, मेन पॉइंट बस ये है। सेकंड मेन पॉइंट, यहाँ पे कोस्टल स्टेट की कोई सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई सॉवरेनिटी नहीं है। हाँ वो लॉज बना सकती है, लेकिन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ इस हद तक लॉज, अदरवाइज कोई लॉस के नहीं है, कोई सॉवरेनिटी नहीं है। ये आपके जहन में होना चाहिए। स्टेट की सॉवरेनिटी, एक पॉइंट जहन में रखने, सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल वाटर में होती है, ईजी आगे नहीं होती। अच्छा, अब ईजी में बाकी स्टेट्स देखें, जो अदर स्टेट्स हैं वो टेरिटोरियल वाटर में नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स नहीं कर सकती हैं, कॉन्सेंट चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक जोन में नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स की परमिशन है। ठीक हो गया, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। हाँ, अगर बाकी स्टेट्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाह रही है ईजी में, तो उसको कोस्टल स्टेट से परमिशन की जरूरत होगी। ठीक है, कोस्टल स्टेट से परमिशन बगैर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वो ईजी में नहीं कर सकती। लेकिन नेविगेशन या ओवर फ्लाइट्स, मतलब ओवर फ्लाइट से मतलब कि ईजी के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी यूज कर सकती है विदाउट कॉन्सेंट, और नेविगेशन सिर्फ सेलिंग कर सकती है ईजी में, लेकिन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करेगी, करेगी तो कॉन्सेंट लेगी। अच्छा, इसी तरह अब हम आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी सेम वही पॉइंट्स आपने देखे होंगे ब्रेक में, मैंने दोनों के एक जैसे पॉइंट लिखवाए हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी कोस्टल स्टेट के तमाम, आपका सबका ध्यान काइंडली डायग्राम की तरफ होगा प्लीज। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोस्टल स्टेट की फुल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब आप इधर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है? ऑयल आप वो कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी का हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कुछ समुद्र के सॉइल में से आपको मिलता है। ठीक है जी। अब कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, और इसके लिए वो लॉ बना सकती है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। और लाइक इकोनॉमिक जोन, कोस्टल स्टेट की कोई सॉवरेनिटी नहीं होगी सीएस में। कोस्टल स्टेट जो है वो किसी भी तरह की अपना सिविल और क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी ही नहीं है, तो कैसे वो सिविल और क्रिमिनल लॉ अप्लाई कर सकती है? ठीक हो गया। हाँ, कोस्टल स्टेट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उस पे बाकी स्टेट, इसके ऊपर का जो पानी या इसके ऊपर की जो हवा है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की नेविगेशन या ओवर फ्लाइट्स के लिए इसके ऊपर वाली जो हवा और पानी है वो इस्तेमाल कर सकती है अदर स्टेट। सो सेम पॉइंट्स हैं दोनों के, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक जोन के भी यही पॉइंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के भी यही पॉइंट है। नंबर वन, पहला पॉइंट कि किसी स्टेट की सॉवरेनिटी, कोस्टल स्टेट की कोई सॉवरेनिटी नहीं है दोनों के लिए। नंबर टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों स्टेट्स, कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है दोनों पोर्शन पे। थर्ड, अगर किसी और स्टेट ने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो वो कॉन्सेंट लेगी। फोर्थ, कोई भी स्टेट, अदर स्टेट्स जो हैं वो विदाउट परमिशन नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट्स कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। अब यहां तक तो हमारे पास आ गई बात इन दोनों की। अब फर्क दोनों में क्या था? फर्क सिर्फ ये था कि ईजी पानी वाला एरिया होता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जमीन से नीचे वाले एरिया को बोलते हैं। अब एक हमने आखिरी पॉइंट लिखा था कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ईईजी तो पूरी दुनिया के ममालिक का, जिनकी एक्सेप्शन है उनको छोड़ के, पूरी एक्सेप्शन पे मैं आऊंगा बाद में, जो आपने क्वेश्चन भी किए थे, पूरी दुनिया के ममालिक का ईजी 200 नॉटिकल माइल है। किसी का भी इससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, सवाई जिनकी एक्सेप्शन है, वो हम देखेंगे क्या है, जनरल बात हो रही है। ठीक है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कुछ स्टेट का 200 नॉटिकल माइल्स तक है, मतलब जितना इकोनॉमिक जोन है उतना ही नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक होगा, जितना इकोनॉमिक जोन है उतना ही नीचे तमाम दुनिया की स्टेट्स का कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सवाए चंद स्टेट्स के, जिनमें से एक स्टेट पाकिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ इकोनॉमिक जोन से ज्यादा है, दैट इज 350 तक है। मीनिंग देयर बाय, लाइक इंडिया, ईरान, इन सब का इकोनॉमिक जोन भी 200 तक है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी 200 तक है। लेकिन पाकिस्तान और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनका इकोनॉमिक जोन तो 200 ही है, वो हर एक का फिक्स होगा, वो किसी का नहीं ज्यादा हो सकता। लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा हो सकता है, तो पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 तक है। अब आप डायग्राम में अगर आएंगे जरा प्लीज, थोड़ा सा डायग्राम की तरफ फोकस वापस लाएंगे अपना। आप देखें, सी, पॉइंट सी तक इकोनॉमिक जोन खत्म हो जाता है तमाम स्टेट्स का। ठीक है। और काफी स्टेट्स का कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी पॉइंट सी तक खत्म हो जाता है, 200 तक। लेकिन पाकिस्तान और कुछ और स्टेट्स का कॉन्टिनेंटल शेल्फ पॉइंट डी तक जाता है, मीनिंग देयर बाय कि 200 से आगे बढ़ के 350 तक जाता है। ठीक हो गया। अब जो पाकिस्तान है या लाइक स्टेट्स जो हैं जिनका 350 तक है, उनका जमीन वाला पोर्शन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मेरा मतलब है जमीन वाला एरिया जो सॉइल से नीचे है या सी बेड से नीचे है, वो 350 तक है। इसके ऊपर जो पानी वाला पोर्शन है वो स्टेट का नहीं है, वो हाई सीज कहलाता है। ठीक हो गया। और इससे आगे सारा पोर्शन हाई सीज ही होता है। अब हाई सीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रख लें
कि हाई सीज, ऑल स्टेट्स कैन यूटिलाइज हाई सीज फॉर पीसफुल पर्पसेस। ये पॉइंट अभी ध्यान में रखने, मैं आगे लिखवाऊंगा अभी, सिर्फ अभी डायग्राम पे फोकस करें, अभी लिखेंगे कुछ ना। पॉइंट सी से डी के बीच में जो पोर्शन है पानी वाला, दिस इज हाई सीज, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो 350 वाला है, ये हाई सीज है, इकोनॉमिक जोन नहीं है, मैंने लिखा भी हुआ है HS। और तमाम दुनिया के ममालिक हाई सीज को इस्तेमाल कर सकते हैं पीसफुल पर्पजेस के लिए, मीनिंग देयर बाय कि ऑल स्टेट्स आर को शेयर इन दिस पार्ट, या हम ये कह सकते हैं उर्दू में कि यहाँ पे मुश्तरका खाता है, तमाम स्टेट्स इकट्ठे हाई सीज को यूज कर सकती हैं फॉर एनी बट पीसफुल पर्पजेस, पीसफुल होना चाहिए, ठीक हो गया, पर्पज ये जरूरी है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है कर सकती है, जो करना चाहे कर सकती है, लेकिन पीसफुल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और कुछ और कंडीशन है वो हम हाई सीज में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब हमारे पास एक चीज ध्यान में आ गई कि पाकिस्तान का पानी वाला पोर्शन 200 तक है। काइंडली फिर मुझसे वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो मैं आपको रिपीट बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान का पानी वाला पोर्शन 200 तक है और जमीन वाला पोर्शन 350 तक है। लिहाजा ये जो 150 का गैप आ रहा है जमीन से ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर हाई सीज जहां पे लिखा हुआ है, इस हाई सीज में पॉइंट सी और डी के बीच में ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये हाई सीज डिक्लेयर है और इससे आगे सारा पोर्शन समुद्र का हाई सीज है। इसी तरह जमीन में भी 350 से आगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो सब का सब हाई सीज का पार्ट होगा, वो किसी स्टेट की टेरिटरी डिक्लेयर नहीं होती है। सो यस, योर क्वेश्चंस प्लीज। जी नहीं नवीद, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, ठीक हो गया। कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये जो टेरिटोरियल वाटर के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक हो गया, सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ टेरिटोरियल वाटर में होगी, और टेरिटोरियल वाटर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पानी के अंदर होता है, जमीन के अंदर नहीं होता है, ठीक हो गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हरिए आप, टाइम कम है हमारे पास, फिर हम आगे चलें। सोन अप टू सी एंड डी ओनली, और सी फिजा बचे। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक जोन है वो पॉइंट सी तक है, देखें 200 नॉटिकल माइल्स तक, लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ फिगर में देखें नीचे जमीन से पॉइंट डी तक है। देखिए मैंने सारी जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, देखें डॉटेड लाइंस आई हुई हैं सी बेड तक, लेकिन पॉइंट डी की मैंने डॉटेड लाइन नीचे जमीन तक लेकर आया हूँ, ये बताने के लिए कि ये मैं बेसिकली जमीन को शो कर रहा हूँ। क्लियर है फिजा आपको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये पाकिस्तान और अदर स्टेट एक्सेप्शन क्यों है? इजाज, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। ये दो एक्सेप्शंस हैं, अगर उसमें फॉल करती हो जियोग्राफिकली एक्सेप्शंस हैं तो अ, तब ये बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मली क्लास में टाइम होता है और एक्सप्लेन करना इजी होता है, तो मैं वो एक्सेप्शंस एक्सप्लेन कर देता होता हूँ बोर्ड के ऊपर, बट वो आपके लेक्चर का हिस्सा नहीं है। इजाज अहमद, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, तो लिहाजा इधर समझना बेशक जरूरी नहीं है। दो एक्सेप्शंस होती हैं, तो टाइम नहीं होता या इधर ऑनलाइन समझाना मुश्किल होगा उस चीज को, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। टाइम हुआ तो मैं आपको इजाज एक्सप्लेन भी कर दूंगा आखिर में, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन समझाना। जिन स्टूडेंट्स के मैं क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ तो ओके कर दिया करें, मैं नीचे देखता होता हूँ कि वो उनको क्लियर हो गया मेरी बात। इजाज, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? अब्बास, टिल विच लिमिट देयर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? अब्बास, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है स्टेट का तो 350 तक होता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक हो गया। लेकिन 350 से आगे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये अब्बास हाई सीज का पार्ट होता है, और हाई सीज की अनलिमिट है, ठीक है जी, आगे तक जाता है, ठीक है जी। इसलिए इसको मैंने आगे देखें, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, मैंने आगे से क्लोज नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने इसको आगे से ओपन छोड़ा हुआ है कि ये कंटिन्यू चल रहा है। अब्बास, गॉट इट? नवीद, मुझे आपको बात समझ नहीं आई कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 है तो हम चीजें एक्सेस करेंगे, मुझे नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन बचे। सलार, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब 200 से 350 बढ़ा था, 2015 में बढ़ा था, तो पाकिस्तान को 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन एक्स्ट्रा मिल गई थी। तो आप खुद सोच लें सलार, ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा मिनरल्स वगैरह होंगे, हाइड्रोकार्बन, जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। सलार, गॉट इट? हाई सीज पे अदनान अभी क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे रहा बच्चे, क्योंकि अभी मैं हाई सीज पढ़ाऊंगा आपको सारा, और बताऊंगा कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी हम हाई सीज पर गए ही नहीं है, मेरा आपके क्वेश्चन सिर्फ रहने चाहिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ और इकोनॉमिक जोन तक, हाई सीज में भी आगे एक्सप्लेन करूंगा।
अब्दुल आजिम, ये अब्दुल का मैं आंसर कर रहा हूँ। बच्चे इतना डीप क्यों है? ये आगे तक इसलिए गया हुआ है, मैंने बताया कि 3 कंडीशंस होती हैं। मैं उनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि आपके सिलेबस कैसा नहीं है और टाइम टेकिंग है, वरना क्लास में हो जाता है। 2 फार्मूलाज होते हैं, उसके तहत ही एक्सटेंड किया जाता है। सिटीजन, ये अब्बास आपका जो क्वेश्चन है, एनी सिटीजन कैन रोम, इसमें बच्चे ऐसे है कि आपकी जो शिप होती है ना, वो अगर मुल्क के साथ रजिस्टर्ड है तो फिर आप टेरिटोरियल वाटर में जा सकते हैं। ठीक हो गया? हारून, आपके बच्चे क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो स्विस कैनाल है, वो जो अरब वॉर्स हुई थी, अरब वॉर्स के बाद स्विस कैनाल को इंटरनेशनल कैनाल डिक्लेयर हो गया था। ये आई गेस 176 किलोमीटर का रेंज है स्विस कैनाल की। हारून, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। सो वो अब इंटरनेशनल कैनाल डिक्लेयर है, उसको ना अब इजिप्ट क्लेम कर सकता है ना कोई और क्लेम कर सकता है, एंड तमाम स्टेट्स उधर से सेल कर सकती हैं। इट इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल कैनाल। हारून, क्लियर हो गया आपको? फिजा का क्वेश्चन आया है कि किस ईयर में हमें मिला है, तो चलें, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिख लें। फिजा का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये पाकिस्तान को किस ईयर में ये मिला है। जरा अपने नॉलेज के लिए एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। सबमिट इट्स केस पाकिस्तान सबमिट इट्स केस इन अप्रैल 2009। अप्रैल 2009 में पाकिस्तान ने अपना केस सबमिट किया था, और इसका जो डिसीजन आया था वो आया था फिजा मार्च 2015 में। आई गेस 23 मार्च आया था। डेट्स आपको लोग खुद चेक कर लीजिएगा। 2015 मार्च 2015 में पाकिस्तान का इकोनॉमिक जोन, और सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 200 से 350 तक बढ़ा दिया गया था। और ये एप्लीकेशन आपके नॉलेज के लिए अगर आप लिखना चाहें तो आर्टिकल 76 पैरा 8 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज 1982 के तहत दी जाती है। आर्टिकल 76 पैरा 8। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, अब्बास, आपने क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने उसका आंसर कर दिया है कि टेरिटोरियल वाटर में अगर आपकी शिप कोस्टल स्टेट के साथ रजिस्टर्ड है तो वो सेल कर सकती है। ईजी में भी सेल अलाउ है, वो तो आप किसी की भी ईजी में जाके सेल कर सकते हैं। और हाई सीज का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। ओके बस, ईजी में भी आप सेल कर सकते हैं, वो तो आप दूसरे मुल्क की भी ईजी में जाके सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया? लेकिन टेरिटोरियल वाटर में सिर्फ अपने, अगर आपकी है, अदरवाइज किसी और की है तो आप कंसर्न लेंगे। और हाई सीज का मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब्बास, गॉट इट? नवीद, आपने क्या क्वेश्चन किया है कि 350 है और हाई सीज बच्चे हमारा 200 नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ 350 है और ईजी 200 तक है। तो हम 200 से 350 से बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई कैसे बेनिफिट ले सकते हैं आपका क्वेश्चन बच्चे। 200 आप मुझे आपके क्वेश्चन का बच्चे समझ नहीं आई है। मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ, यू कैन आस्क मी। ठीक है? थोड़ा सा। नवीद, वेयर इज नवीद? वेयर इज नवीद? नवीद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। यस नवीद। नवीद, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप मुझे अगर क्वेश्चन करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, इस्लाम सलाम वालेकुम सलाम। जल्दी से क्वेश्चन कर लें, टाइम कम है हमारे पास। ये सर मुझे आपके पूछना क्वेश्चन की ये है समझ नहीं। पूछना ये है कि जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा 350 तक है और जी, ईईजेड हमारा 200 तक है, ठीक है। तो हम जो अबव 200 है, 200 से 350 तक जो हम बेनिफिट लेना चाहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, वो कैसे ले सकेंगे? नहीं, देखें, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है 350, वो तो जमीन से हमने बेनिफिट उठाना है, वो तो हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक हो सर वो गया? कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? आप फॉर पानी पानी एग्जाम्पल जमीन में से आपने, हाँ हाँ, आप जमीन में से ऑयल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो रिग्स आप ऊपर लगाएंगे हाई सीज में, ठीक है जी, और नीचे जमीन ये में ड्रिल्स लेकर जाएंगे और जमीन में से यही एक्सट्रैक्ट पूछा, करेंगे। हाँ। क्योंकि हाई सीज जो है, वाटर पे देखें हमारा एहसास ना, नहीं है ना। नहीं नहीं, एसएस ये किसने कहा नहीं है? मैंने ये कहा कि जो आपका हाई सीज का पोर्शन है, ऑल स्टेट्स कैन यूटिलाइज हाई सीज फॉर एनी पीसफुल पर्पसेस। हाई सीज सब यूज कर सकती है। समझ आइए? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका एक्सक्लूसिव राइट है, लेकिन हाई सीज सबका राइट है, हर स्टेट कर सकती है। ठीक हो गया? गॉट इट? ओके सर। आगे समझ बच्चे? हाँ, जी सर, समझ आ गई। चलें, ओके जी।
अच्छा जी, बाकी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं अब जरा। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ लैंड इज दिस कैलकुलेशन ऑफ नॉटिकल माइल स्टार्ट्स? अब्बास बच्चे, आपने जुलेखा मर्द थी या औरत, वो वाला बात कर दी। देख लें, हम सारी बेस लाइन से कर रहे हैं, एरोज देखें सब बेस लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी, सारे बेस लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुर्तलैन रिपीट द डेट ओके। कुर्तलैन अप्रैल 2009 में हमने अप्लाई किया था, अपना केस भेजा था कमीशन को कि हमारा एक्सटेंड होना चाहिए, और मार्च 2015 में हमें अलाउ हो गया था। अब्बास यू गॉट इट? हम सब बेस लाइन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ लैंड इज दिस कैलकुलेशन ऑफ नॉटिकल माइल स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस लाइन। इज इट द मोस्ट एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द कोस्टल लाइन? अब्बास व्हाट इज बेस लाइन? बेस लाइन पूरा डिफाइन है, जब आप किताब में पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल सा बता दिया था। जो आपकी कोस्टल लाइन होती है, साइल जहां से आपकी खुश्की स्टार्ट हो रही होती है, ये लेमैन कॉन्सेप्ट दिया है, वो बेस लाइन होती है जहां से आगे पानी शुरू हो जाता है। अदरवाइज बेस लाइन की पूरी डेफिनेशन है आपकी बुक में कि व्हाट इज बेस लाइन। ठीक हो गया। हारून कमीशन जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के तहत ये कमीशन बना हुआ है, और इस कमीशन ने ये सारे जितने डिस्प्यूट्स होते हैं इनका सारे फैसले करता है। जो यूएनसीएलओएस है 1982, इसके अंदर एक कमीशन बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है हो गया। उधर आप अपने केसेस करते हैं, जिस तरह आईसीजे है ना, समझ लें इस तरह का एक कमीशन है, वो ये सारे काम करता है। जल्दी से करें जी, हम लेट हो रहे हैं। अब मैं चलता हूँ आगे टॉपिक की तरफ। सलार का लास्ट क्वेश्चन आंसर करता हूँ। continental bond to till CVT can not be floated by any state other than Pakistan, but continental shelf beyond 200 nautical mile till CVT can not be। yes, सलार ऐसा ही है। 200 के बाद जो 350 वाला पोर्शन है पाकिस्तान के केस में, वो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है। लेकिन 350 के बाद जो है वो बाकी स्टेट्स, हाई सीज आ जाता है, तो हाई सीज मैंने कह दिया तमाम स्टेट्स यूज कर सकती हैं, जिस तरह मैंने अभी नवीद को आंसर किया था। ठीक हो गया। सलार गॉट इट? ये जो 350 वाला पोर्शन है, दिस इज एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, गुड अब्बास के एक्सीलेंट क्वेश्चन है। अब्बास बच्चे, कोई भी आइलैंड क्रिएट होता है या नया आइलैंड आता है, तो वो बेस, ये अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते होते हैं ये वाला कि सर मैंने, अगर आप देखें, मैंने एग्जांपल में जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने लिखवाया था आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कि वो क्रिएट किए जाएं, ताकि किसी के जहन में क्वेश्चन आए तो पूछ ले। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं। कोई भी आइलैंड खुद बन जाता है एक्रीशन प्रोसेस के थ्रू, हमने पढ़ा हुआ है, समुद्र में आ गया, या एक स्टेट आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेती है, लेट्स से अपने ईजी में। ठीक हो गया। तो मेजरमेंट वहां से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि उन आइलैंड्स की जो डेफिनेशन है वो बेस लाइन की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करती है। मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना आपको बता दूं कि बेस लाइन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसी होगी, ऐसा मड होगा, ऐसी सॉइल की कंपोजिशन होगी, कोरल लीव्स उस पर ग्रो करेंगे, मुख्तलिफ निशानियां रखी हुई हैं। तो वो चीजें जो नए आइलैंड्स इमर्ज होते हैं उन पे नहीं है। ये जो बिग बैंग के बाद प्रॉपर आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं या कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उनकी ही वो कंपोजिशन उसी बेस में, उसी डेफिनेशन में फॉल करती है। सो लिहाजा वो जो नया आइलैंड आता है या कोई आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाता है, उसकी वो कंपोजिशन नहीं होती है, इसलिए बेस लाइन से मेजरमेंट नहीं होती है। अब्बास गॉट इट? यस अब्बास, सेम ही। हरी अप, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके, चलें जी, अब और कोई क्वेश्चन नहीं है प्लीज। मैं ये जो क्वेश्चन आ चुके बस इनके आंसर्स करके आगे चल रहा हूँ। पाकिस्तान, ये भी हो गया। केस अप्लाइड इन अप्रैल 2009, ये तो उसने कर। यस, व्हाट इज इफ दे फाइट देयर वेयर हाई वाटर्स? बच्चे फरोख, अभी मैं हाई सीज पे जा रहा हूँ, इसके बाद अभी तो हाई सीज पे हम नहीं के, मैं भी सिर्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ और वो क्लियर करता, अब मैं हाई सीज पे जाने लगा हूँ। ठीक हो गया। तो हम हाई सीज पे देखेंगे कि क्या होता है। ठीक हो गया फरोख जी। इजी में हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कर सकते हैं नवीद। ठीक हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए आपको कि सर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एनीथिंग विच कम इन द एम्बिट ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। ठीक हो गया। चलें जी, ओके, नाउ वी आर क्लियर। अब आप लोग मुझे जो है एक्स्ट्रा ऐसे ही तंग कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, अब चलते हैं जी जल्दी से। नहीं, गप लगाने का मतलब ये कर रहा हूँ कि आप लोग अब जो है ना, वो क्या कहते हो, तो मैं क्लास में कह रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स का मजे लगाने का दिल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। सो लेट्स मूव टू हाई सीज। ठीक हो गया। सही, मजे लगाने वाली बात कर रहा हूँ। तो मजों का टाइम खत्म हो गया, काफी क्वेश्चन आंसर हो गए। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा था मुझे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन याद रहते हैं। एक फरूख ने क्वेश्चन पूछा था और एक मेरे ख्याल से आई गेस अदनान ने पूछा था या नवीद ने। ठीक है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर करने लगा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे, उनमें से फरूख ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और दूसरा आई गेस अदनान या नवीद ने पूछा था। क्वेश्चन ये था कि
अगर ऐसा हो जाए, हाई सीज पे जाने से पहले हम ये पढ़ने लगे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि दो स्टेट्स आमने सामने आ जाएं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे दोनों स्टेट्स आमने सामने आ गई हैं या एडजेसेंट आ गई हैं, एक साथ आ गई, एक साथ तो बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान ईरान आपस में एडजेसेंट है ना, ईरान पाकिस्तान के एडजेसेंट है, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के एडजेसेंट है, लेकिन आमने सामने आ जाए तो क्या होगा? ठीक हो गया। और फॉर एग्जाम्पल हम सारी मेजरमेंट्स को छोड़ देते हैं, आसानी के लिए समझाने के लिए मैं समझ लेता हूँ हमने इकोनॉमिक जोन मेजर करना है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस 200 नॉटिकल माइल्स है, मतलब एक स्टेट का नॉर्मली ईजी 200 होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस ही 200 नॉटिकल माइल्स है, तो फिर क्या होगा? लिखिए जी जरा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस, हेडिंग दे। ये फरोख का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फरोख आपने पूछा था, एम आई राइट? कि दो स्टेट्स बड़ी करीब हो जाएं, आमने सामने हो जाएं, तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी, डिमार्केशन का, ठीक है। अच्छा, डिमार्केशन वाले पे मैं आने लगूँ इसके बाद। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस लिखिएगा जरा, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस क्या होता है पहले लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। लिखिए, व्हेन द कोस्ट ऑफ टू स्टेट्स, नो बच्चे ये हाई चीज नहीं है, ये बस एक मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, ये भी नहीं है, हेडिंग है अलग से, एक हाई चीज पे भी मैं नहीं गया। लिखिए, व्हेन द कोस्ट ऑफ टू स्टेट्स आर ऑपोजिट और एडजेसेंट टू ईच अदर, when the coast of two states are opposite or adjacent to each other, comma, neither of the two states is entitled, neither of the two states is entitled failing agreement between them, failing agreement between them to the contrary, comma, to extend its territorial sea, to extend its territorial sea beyond the median line, median, beyond, behind नहीं लिखिएगा, beyond लिखिएगा, beyond the median line, every point of which is, every point of which is equidistant, EQUI DISTANT, distant इकट्ठा लिखा जाएगा, equidistant from the nearest points on the baselines from which length of the territorial sea of each of the two states is measured. Each of the two states is measured. अच्छा जी, ये फिजा पेश कर दीजिएगा काइंडली बच्चे। अब जरा देखिएगा कि जब दो स्टेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट और एडजेसेंट आती हैं तो सिंपल सा रूल है, इसमें वैसे एक प्रॉपर मेथड होता है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते, सिंपल सी बात करता हूँ आपको बस क्लियर हो जाए कि ये मैंने इसलिए लिखवाया कि लॉ में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका बड़ा, जब दो स्टेट्स, सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, दो स्टेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट या एडजेसेंट आ गई है, ठीक हो गया। लेट्स से पहले आते हैं ऑपोजिट पे। तो क्या होता है, दोनों स्टेट को कहा जाता है जी आप एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि पोर्शन कम होता है, तो दोनों को कहा जाता है ये आप एग्रीमेंट कर लो। कोई पोर्शन एक ज्यादा ले लेती है, कोई दूसरी साइड से ज्यादा ले लिया तो ठीक है, जिस तरह ईरान पाकिस्तान में एग्रीमेंट एक साइन हुआ था। लेकिन अगर स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट नहीं कर ली, क्या लिखा हुआ है, फेलिंग टू द एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री, अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो उसके बरक्स क्या होगा? उसके बरक्स ये होगा कि दोनों स्टेट्स जो हैं उनके दरमियान में मीडियन लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है जी, और फिर उधर से मूव किया जाएगा दोनों की तरफ इक्वल पॉइंट,
मतलब ए और बी आपस में ऑपोजिट है, मीडियन लाइन, एक मिड में लाइन ड्रॉप हुई और इक्वल पॉइंट टूवर्ड दी बेस लाइन मूव किया जाएगा। ए 1 2 3 ए की तरफ मूव किया गया, 3 पॉइंट पे आ गया ए, फिर 1 2 3 बी की तरफ मूव किया जाएगा, तो वो वाला पोर्शन ए का हो जाएगा और दूसरी साइड वाला पोर्शन बी का हो जाएगा। लेमैन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मिसाल के तौर पे, ये वैसे रेशियो प्रोपोर्शन मेथड एक डेवलप होता है, बड़ी डिटेल फार्मूला उसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आपने ये भी लिख लिया तो काफी है। तो होगा ये कि लेट्स से समझाने के लिए कि दोनों का 50-50% का शेयर आ गया, डिवीजन हो गया। अब देखिए दोनों का सारी लिमिट्स कम हो जाएंगी, 50% रेशो कम हुई है ना, तो दोनों स्टेट ए और बी जो आमने सामने हैं, दोनों का टेरिटोरियल वाटर 12 के बजाय 6 हो जाएगा क्योंकि 50% रेशो से कम हुआ है। दोनों का इकोनॉमिक जोन 200 से 100 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो गॉट इट। तो दोनों के बीच में मीडियन लाइन ड्रॉप करके इक्वल पॉइंट मूव किया जाएगा टूवर्ड देयर बेस लाइंस, ठीक है। और इसी तरह जो एडजेसेंट होती है उनका डायगोनल ड्रॉ हो जाता है, ठीक हो गया। सो सिंपल सा है, आप ये ध्यान में रख लें कि दो स्टेट जब होंगी ऑपोजिट और एडजेसेंट और उनके बीच में मेजरमेंट्स कम आ रही होगी, ओवरलैपिंग करेंगी। सिंपल मैं ये कह देता हूँ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मतलब कि उनकी मेजरमेंट्स इतनी कम है कि वो आपस में आमने सामने आ गई हैं कि मेजरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो उन दोनों के बीच में पहले एग्रीमेंट का कहा जाएगा, एग्री करके जो भी एग्री करके बस वो उनका हो गया। अगर एग्रीमेंट ना हुआ, मीडियन लाइन ड्रॉ करके इक्वल पॉइंट टुवर्ड बेस लाइन मूव किया जाएगा जहां से टेरिटोरियल वाटर्स की मेजरमेंट स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। सो जो पोर्शन जिसका आ जाएगा वो उसका डिक्लेयर हो जाएगा। एम आई क्लियर जी? मैं जरा जल्दी चलूं, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे पास टाइम कम है, हाई चीज पे चलते हैं जी। यस, ओके, गुड, ग्रेट। हाई चीज पे आ जाए जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, हाई चीज पे आ जाए। नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता हो कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस, कहीं आपसे पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए कुर्तलैंड के प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस होता क्या है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी हाई सीज पे, जल्दी से जी, टाइम कम है, हमने इसके बाद पायरेसी भी एक शॉर्ट नोट भी करना है, सो जल्दी करिएगा। हाई सीज, आपकी किताब में एक पेज का नोट लिखा होगा हाई सीज के ऊपर कि हाई सीज में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। उन सारी बातों का एक लाइन में मैं आपको क्रक्स लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा जरा हाई सीज का। मतलब उसमें लिखा हुआ है कि हाई सीज में आप फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं, आप उसमें पानी से बिजली पैदा करना चाहें कर सकते हैं, एंड सो सारी चीजें लिखी हुई हैं। उन सब का क्रक्स क्या है जरा लिखिएगा। ऑल स्टेट्स कैन यूटिलाइज हाई सीज, ऑल स्टेट्स कैन यूटिलाइज हाई सीज बट फॉर पीसफुल पर्पजेस। अच्छा, मुझे काइंडली याद रहिएगा, मैंने आपको थोड़ा सा लैंड लॉक स्टेट्स का भी बताना है, ये जरा पॉइंट्स लिखवा दूं फिर मैं आपको लैंड लॉक स्टेट्स बताऊंगा। फिजा, जो आप मुझे नोट्स भेजेंगी तो काइंडली प्रिंसिपल ऑफ इक्विड डिस्टेंस के बाद आपने मुझे लैंड लॉक स्टेट्स की हेडिंग लिख कर भेजनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले हाई सीज के पॉइंट लिख लें। सेकंड पॉइंट क्या लिखिएगा हाई सीज का? ऑल स्टेट्स शेल अंडर ए फ्लैग, ऑल स्टेट्स शेल सेल अंडर ए फ्लैग, ऑल, सॉरी मैंने पता नहीं क्या बोला, ऑल शिप्स या ऑल वेसल्स शेल सेल अंडर ए फ्लैग, all vessels या ships shall sail under a flag. थर्ड लिखिएगा all states has right to punish piracy, all states has right to punish piracy. अच्छा, इसके आगे ब्रैकेट में आगे लिख लें यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपॉन क्राइम ऑफ पायरेसी। अगर आपको याद हो लिख लें पहले यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपॉन क्राइम ऑफ पायरेसी, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपॉन क्राइम ऑफ पायरेसी। आपको याद हो तो मैं जब हम रेबल्स, इंसर्जेंट्स और बेलिजेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जो सी पायरेट्स होते हैं उनको जो स्टेट अरेस्ट करेगी अपने लॉ के तहत डील करेगी। याद है जी आप लोगों किसी को? तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि तमाम स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन है, ठीक हो गया। तहरीम, आप बुक का पूछ रही हैं, जो लॉज ऑफ सीज जो बुक है, अगर सिर्फ आज की जब उससे पूछ रही हैं आप, तो लॉज ऑफ सीज के लिए जो बुक है वो मैं आपको रिकमेंड की थी फर्स्ट क्लास में। तहरीम, आप आई गेस फर्स्ट क्लास में नहीं थी, दैट वाज डॉक्टर अग्रवाल, ठीक है जी। लॉ बुक का नाम था इंटरनेशनल लॉ बाय H.O. अग्रवाल, ठीक है। ये एंड में आपको मेंशन मैसेज कर देंगी फिजा, H.O. अग्रवाल, नहीं तो आप जल्दी से लिख लें H.O. अग्रवाल। सिर्फ लॉज ऑफ सीज इस बुक से है, बाकी दूसरी बुक हम पढ़ेंगे, मैंने फर्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल में बताया था। आप थी तहरीम फर्स्ट क्लास में? आप थी फर्स्ट क्लास में, तभी मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पूछा क्योंकि ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, हाँ तभी आपने क्वेश्चन किया बच्चे। अब आ जाते हैं
एक चीज जरा लिख लें, हाई सीज मैंने पढ़ाना है अभी, बल्कि हेडिंग्स लिख लें फिर मैं भूल जाऊंगा। एक और पॉइंट लिख लें जो हाई सीज में हम पढ़ेंगे, लिखिएगा, दैट इज collusion, COLLISION, collusion, collusion in high seas, collusion टकराव होना। सेकंड हेडिंग लिखिएगा, इसी पॉइंट से ज्यादा आगे लिख लें, फिर ये मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करूंगा सारे। जेन्युइन लिंक, जेन्युइन लिंक, जेन्युइन लिंक। तहरीम अभी टाइम कम है, आपने ऐसे करना है, अपने किसी भी क्लास फेलो से पूछ लेना है कि जो मैंने ग्रुप बताया हुआ इंटरनेशनल लॉ का, उसमें ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सारी है, पेपर्स, पास पेपर्स वगैरह, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तरीका भी पूछ लीजिएगा बाकी फोन से। जेन्युइन लिंक। और तीसरी हेडिंग लिख लें, हॉट परसूट, HOT हॉट, PRSUIT, हॉट परसूट। फिजा ये सारे पॉइंट्स बच्चे पेश कर दें। पेश करने के बाद जरा जल्दी से आ जाएं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लैंड लॉक स्टेट्स का क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। लैंड लॉक स्टेट के केस में ऐसा होता है कि कोई भी लैंड लॉक स्टेट है, ये सन्ना बच्चे, ये सारी हाई सीज की हेडिंग्स है जितनी मैंने लिखवाई है। फिजा पेश कर दें, जरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए प्लीज। ये हाई सीज की हेडिंग्स है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विडिस्टेंस को छोड़कर बाकी सब ये मैंने हाई सीज जो लिखा हुआ है, ये हाई सीज की हेडिंग है, ठीक हो गया। अच्छा, लैंड लॉक स्टेट्स जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कि लैंड लॉक स्टेट्स क्या होती हैं। जिस तरह अफगानिस्तान है, इट इज अ लैंड लॉक स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक हो गया। लैंड लॉक स्टेट जो है, अगर किसी भी कोस्टल स्टेट को रिक्वेस्ट करती है कि उसको एक्सेस दी जाए टूवर्ड सी, तो कोस्टल स्टेट, बस मैं जल्दी में जा रहा हूँ सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, तो कोस्टल स्टेट्स आर बाउंड कि वो लैंड लॉक स्टेट को ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करें। इसी बाबत ईरान से भी, इसको अफगानिस्तान का रास्ता ईरान से भी जाता है, अफगानिस्तान का रास्ता समुद्र की तरफ पाकिस्तान से भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान से फिजिबल है, सो ईरान ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की थी, और पाकिस्तान क्योंकि कोस्टल स्टेट है तो वो बाउंड है कि वो ईरान अफगानिस्तान को एक्सेस दे। इसी बाबत, इसी से रेलेवेंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक ट्रीटी भी साइन हुई हुई है, दैट इज ट्रांजिट ट्रेड रूट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक हो गया। अब इसमें जो लैंड लॉक स्टेट होती है, वो सिर्फ सी तक एक्सेस भी नहीं, सिर्फ सी तक एक्सेस नहीं, बल्कि कोस्टल स्टेट प्रोवाइड उसको एक्सेस के साथ साथ ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि अगर वो आपके इकोनॉमिक जोन में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहे तो वो कर सकती है, ठीक हो गया। अब हमारे माइंड में आएगा ये तो ज्यादा होगी कि जितनी ज्यादा किसी की कोस्टल स्टेट्स होंगी उतना उसको लॉस होगा, नहीं, बल्कि प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफगानिस्तान हमारे इकोनॉमिक जोन में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहता है तो पाकिस्तान उसको करने देगा, लेकिन कंडीशन ये होगी कि प्रॉफिट जो होगा, मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, वो कोस्टल स्टेट को जाएगा, ठीक है जी, ट्रांजिट फ्री। इसमें जो नहीं, इसमें छोटी मोटी होती हैं, ट्रांजिट तो फ्री होता है, लेकिन मेंटेनेंस और उसकी लेवीज वगैरह किए जाते हैं, उसकी मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा गुलाम अली। तो उसमें जो हमारे इकोनॉमिक जोन में अफगानिस्तान जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तो मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट पाकिस्तान को जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अफगानिस्तान अगर फिशिंग एक्टिविटी करना चाह रहा है तो सब कुछ उसका, इन्वेस्टमेंट उसकी, लेबर उसकी, कैपिटल उसका, सब कुछ उसका, एंड में जब फिश मार्केट में बिकेगी, जो मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट होगा वो कोस्टल स्टेट को चला जाएगा। और ये डिटरमिन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक हो गया। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हर साल रेट्स को डिटरमिन करती रहती है। सो इसमें पाकिस्तान या किसी भी कोस्टल स्टेट को बेनिफिट होता है कि अगर उसकी कोई लैंड लॉक स्टेट्स हैं, ठीक हो गया। अदनान, मैंने कह दिया कि बाइंडिंग है, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि कोस्टल स्टेट बाउंड है कि वो करे, वरना उसके ऊपर पेनल्टीज लगती होती हैं। सो कोस्टल स्टेट्स आर बाउंड, वो ये नहीं कह सकती कि मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक हो गया। whenever there is anything binding in nature, then that state is bound to follow it, ठीक हो गया। so I said that is binding in nature। अब आ जाते हैं जल्दी से वापस हाई सीज पे जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, ठीक हो गया। हाई सीज में एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि हाई सीज को तमाम स्टेट्स यूटिलाइज कर सकती हैं फॉर एनी पीसफुल पर्पसेस। नंबर वन, कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये जहन में रखना जरूरी है कि वो पीसफुल होना चाहिए। दूसरा, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि टेरिटोरियल वाटर के बाद जितना भी पोर्शन है वहां पे किसी स्टेट की कोई सॉवरेंटी नहीं है, मीनिंग देयर बाय ना ही इकोनॉमिक जोन में ना ही हाई सी। तीसरा, किसी ने एक क्वेश्चन किया था, मेरे अब जहन में नहीं है, मेरे ख्याल से आई डोंट नो किसने किया था, भी अगर क्वेश्चन उसको खुद याद होगा, कि उसमें क्वेश्चन ये था, मेरे ख्याल से शायद फरूक ने किया था, कि हाई सीज में जो है कोई स्टेट अपनी सॉवरेंटी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कोई अपना लॉ अप्लाई करेगी दूसरी स्टेट के ऊपर, दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। दो बातें होगी। तीसरी चीज ये है कि हाई सीज में कोई शिप, जो फरूक ने शायद क्वेश्चन किया था, कोई शिप सेल करेगी हाई सीज में
तो उसके ऊपर किसका लॉ अप्लाई होगा, उसके ऊपर अभी हम आएंगे थोड़ी देर में, मैं जो समझाऊंगा। सो पहला पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए कि हाई सीज में किसी भी स्टेट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, नंबर वन। ठीक हो गया? सलार थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करेंगे जब मैं हाई सीज खत्म करूंगा, ठीक हो गया? वरना मैं नीचे देखता हूँ तो सारे मेरी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मुझे एक मरतबा पूरा हाई सीज पढ़ाने दें, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक हो गया? अच्छा, पहला पॉइंट कि हाई सीज में किसी भी स्टेट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ना ही इकोनॉमिक जोन में, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड, हाई सीज जो है ओपन फॉर ऑल स्टेट्स बट फॉर पीसफुल पर्पसेस। थर्ड, कोई भी शिप हाई सीज में फ्लैग के बगैर सेल नहीं कर सकती। फ्लैग के मतलब ये है कि उसकी किसी मुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होगी, जिस तरह गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, और रजिस्ट्रेशन के बगैर वो सेल नहीं कर सकती। और जिस मुल्क की रजिस्ट्रेशन होगी उसका फ्लैग भी उस शिप के ऊपर बना होना लाजमी होता है, ठीक हो गया? लॉ है। उसके बाद अगर कोई शिप सी पायरेट्स को पकड़ती है तो वो शिप जिस मुल्क की होगी उस मुल्क का लॉ उन सी पायरेट्स के ऊपर अप्लाई होगा, और हर शिप को राइट है कि वो सी पायरेट्स को हाई सीज में अरेस्ट कर सकती है। वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पायरेसी, हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं जी, पहला मैंने पॉइंट लिखा था क्लूजन इन हाई सीज, ठीक हो गया? क्लूजन इन हाई सीज क्या है? हाई सीज में क्लूजन ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर दो शिप जा रही हैं हाई सीज में, ठीक हो गया, और उनकी आपस में क्लूजन हो जाती है। क्लूजन हो जाती है तो किसका लॉ अप्लाई होगा? क्योंकि हाई सीज में तो किसी स्टेट का लॉ अप्लाई नहीं होता, और हर शिप के ऊपर अपना लॉ है जिस मुल्क के साथ वो रजिस्टर्ड है। सो क्लूजन के केस में क्या होगा? एक केस लिखिएगा जरा, एस एस लोटस केस। एस एस लोटस केस, ये आपकी बुक में भी है, एंड में मैं बता दूंगा, आपकी बुक के एंड में लिखा हुआ डिटेल में, एस एस लोटस केस। इस केस को सिर्फ सुन लें, लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, आपकी बुक में अवेलेबल है। हुआ ये था कि लोटस एक शिप का नाम है जो कि फ्रांस के साथ रजिस्टर्ड थी। इस केस को जरा सुन लें, किताब में लिखा हुआ है, समझे कि हमने समझना क्या है। वो फ्रांस के साथ रजिस्टर्ड थी, तो वो टर्की के पास से कहीं हाई सीज में गुजर रही थी, टर्की के करीब से। तो टर्की की एक शिप थी बटजुका, उस शिप के साथ उसकी कोलिजन हो गई। जो लोटस थी वो शिप थी, और बजूका जो थी वो फेरी थी, मतलब छोटी कश्ती। तो वो टूट गई और उस पर कई लोग डूब के मर गए, लेकिन कुछ लोगों को जो लोटस शिप का कैप्टन था उसने बचा लिया। लोटस वॉज रजिस्टर्ड विद फ्रांस एंड बजूका वॉज रजिस्टर्ड विद टर्की। अब हुआ ये कि जब लोटस पे कैप्टन ने कुछ लोगों को बचाया तो उसने कहा जी टर्की करीब है तो हम आपको सी पोर्ट तक ड्रॉप कर देते हैं। जब वो शिप को लोटस को लेकर गया सेल करके टर्की के सी पोर्ट पे, तो टर्किश अथॉरिटीज ने लोटस को अरेस्ट कर लिया, उसके कैप्टन को भी, क्रू को भी। तो उसका ट्रायल शुरू कर दिया। फ्रांस ने कहा जी कि इसका ट्रायल आप नहीं कर सकते हैं, उसकी रीजन ये है कि लोटस इज रजिस्टर्ड विद फ्रांस। सो फ्रेंच अथॉरिटीज जो हैं या फ्रांस इसका ट्रायल कर सकता है, टर्की नहीं कर सकता। टर्की ने कहा कि नहीं, क्योंकि इसने हमारी कश्ती को हिट किया है, क्राइम का जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी स्टेट तक आए हैं। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, और एमसीक्यूज भी आया हुआ है, नोट कर लें कि जो शिप्स होती हैं दे आर कंसिडर्ड एज फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट। उधर एमसीक्यूज में आया हुआ है कि विच ऑफ देम इज फ्लोटिंग टेरिटरी, विच वन इज फ्लोटिंग टेरिटरी। नीचे लिखा हुआ है शिप, दूसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल आइलैंड्स, सो नंबर। तो इसमें आंसर रख लें, फ्लोटिंग जो टेरिटरी होती है दैट इज कॉल्ड शिप। सो उसने कहा जी इट इज फ्लोटिंग टेरिटरी और हमारी टेरिटरी को आपने नुकसान पहुंचाया, तो लिहाजा हम इसका ट्रायल कर सकते हैं। दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ गया कि ट्रायल इसका कौन करेगा। दोनों ये केस लेकर चले गए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कौन सी अदालत है? आईसीजे का जो प्रीडिसेसर था। मतलब जब वर्ल्ड वॉर हुई तो यूएन बना, तो यूएन में आईसीजे बन गया, लेकिन यूएन से पहले जो अदालत थी लीग ऑफ नेशंस की, उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। सो हुआ ये कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने इस केस का फैसला दिया, क्योंकि ये केस 1929 का है, बेशक नोट कर लें 1929 का ये केस है। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने कहा कि नहीं, इसमें बेशक फ्रांस के साथ लोटस रजिस्टर्ड है, जब भी कोई कोलिजन होगा तो कोलिजन के केस में दोनों स्टेट्स ट्रायल कर सकती हैं। क्योंकि अब ये टर्की के पास चली गई है, टर्किश ने अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया, तो लिहाजा टर्की इसका ट्रायल कर सकती है। और जो अगर ये टर्की ना जाती और फ्रांस चली जाती तो फ्रांस इसका ट्रायल कर सकता था। सो आलमी अदालत ने क्या फैसला दिया? उसने कहा कि इन केस ऑफ कोलिजन दोनों स्टेट्स ट्रायल कर सकती हैं, जिसके साथ रजिस्टर्ड है या जिसकी
शिप को उसने हिट किया। ये तो लॉ आ गया था 1929 में। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने जहन में उठा लें कि जब 1982 में कन्वेंशन आया तो 1982 में कन्वेंशन ने क्या किया कि उसने, लिख लें जरा, आर्टिकल 97, आर्टिकल सॉरी मैं मिक्स कर रहा हूँ, 97 है या बस कोलूजन का आर्टिकल है, मैं रेफर कर दूंगा आप लोगों को कि कौन सा आर्टिकल है। उसमें उसमें लिख दिया 1982 के कन्वेंशन में, सिर्फ खैर आर्टिकल बेशक आपके जहन में ना सिर्फ नोट कर लें कि इन केस ऑफ कोलूजन, मतलब अभी करंटली जो लॉ चल रहा है वो ये है, इन केस ऑफ कोलूजन सिर्फ वही स्टेट ट्रायल करेगी जिस मुल्क के साथ वो रजिस्टर्ड है। मतलब कि अगर ये लोटस केस आजकल के दौर में हो तो इसका ट्रायल फ्रांस ही करेगा, लेकिन 1929 में ये फैसला आया था कि इसका ट्रायल दोनों कर सकते हैं। एम आई क्लियर ऑन लोटस केस? ताकि मैं आगे चलूं जल्दी से सेम। यस, हमारे पास बहुत कम टाइम है, हरी प्लीज। यस गाइस, ओके 97(1) है, ओके ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो इतना मसला नहीं बाद में। सो एम आई क्लियर लोटस पे? लास्ट पार्ट बच्चे यही है कि मैंने कहा कि इसका ट्रायल दोनों कर सकते हैं। आजकल जो करंट लॉ है इसका ट्रायल दोनों कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये फैसला हुआ था, सॉरी उस वक्त ये फैसला हुआ था कि दोनों कर सकते हैं, लेकिन आजकल ये है कि इसका ट्रायल सिर्फ वही स्टेट कर सकती है जिस मुल्क के साथ वो शिप रजिस्टर्ड हो। ठीक हो गया? अब हमारे पास लोटस केस क्लियर हुआ। यस, बजूका वाज रजिस्टर्ड विद टर्की, ठीक हो गया, बट जुका है, डी आएगा। चलें स्पेलिंग आप बुक में देख लीजिएगा, खैर छोड़ें अभी। अब आ जाए जी सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने हेडिंग दी हुई है। हाँ बच्चे, बहुत शिप रजिस्टर्ड थी, आप लोग गौर से नहीं सुनते, इतने क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा था कि लोटस वाज रजिस्टर्ड विद फ्रांस एंड बजूका वाज रजिस्टर्ड विद टर्की। ठीक हो गया? अब्दुल्ला, टर्की का ट्रायल तो मैंने बताया कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसने ये फैसला दिया था कि टर्की जो है वो इसका ट्रायल कर सकता है, लेकिन जो अभी नया लॉ आया है, 1982 का कन्वेंशन आया है, वो ये कहता है कि इसका ट्रायल जो है वो नहीं करेगा। इसका ट्रायल जो है वो टर्की जो है नहीं करेगा, बल्कि मतलब अभी कोई केस हो, ये उस केस कोई फैसला नहीं आया हुआ, अभी करंट लॉ ये है कि अगर दोनों की कोलिजन हो तो ट्रायल सिर्फ वही मुल्क कर सकता है जिस मुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होती है शिप की। ठीक हो गया? अब हम आगे जा रहे हैं कि वो क्यों होगा। ठीक है जी? हाँ ऑफ कोर्स अब्दुल अब्दुल आजिम, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि प्रोहिबिटेड बिजनेस करेगा तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। फेयर ट्रायल ऐसे होगा नवीद कि अगर उस स्टेट को कोई उनके ट्रायल्स में डाउट क्रिएट होता है तो फिर वो आलमी अदालत में उस केस को लेकर जा सकती है अपील में। ठीक हो गया नवीद? फरहान, आपके भी क्वेश्चन का ये आंसर है कि अगर एक स्टेट को लगता है कि ये ट्रायल सही नहीं किया उस स्टेट ने तो अपील का राइट अवेलेबल है इन वर्ल्ड कोर्ट। ठीक है जी? तो आलमी अदालत में अपील की जा सकती है उनके बारे में। क्लियर है फरहान योर क्वेश्चन? व्हाट रिपरकशंस फेस्ड बाय द अनदर अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ? तो देखिए ना, इसमें लेट से अगर हम एसएस लोटस केस जो है उसमें लेट से उसको इंसाफ नहीं मिला, मतलब फ्रांस ने अगर सही तरह ट्रायल नहीं किया लेट से आज के केस में, तो न्यू वो जो दूसरी स्टेट है जिसको लगता है कि उन्होंने सही ट्रायल नहीं किया तो वो दूसरी केस में वो आलमी अदालत में अपील में जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी, जेन्युइन लिंक और हॉट परसूट, इसको पढ़ते हैं जरा। अब जरा देखिएगा, हमने देखा कि एक शिप जब हाई सीज में जा रही होती है तो उसके ऊपर किसका लॉ अप्लाई होता है? मैंने भी बताया, उस मुल्क का लॉ अप्लाई होता है जिस मुल्क के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन है। ठीक हो गया? मसलन एक शिप हाई सीज में जा रही है, उसकी जिस मुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन होगी उसी मुल्क का लॉ अप्लाई होगा हाई सीज में, उस शिप के अंदर जो भी एक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल उस शिप में मर्डर हो जाता है तो उसी मुल्क के लॉ के तहत होगा, कोई और इंसिडेंट हो जाता है उस मुल्क के लॉ के तहत ट्रायल होगा। और ये क्यों होगा? जो लोग इस व्यू को सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके ऊपर। ठीक है जी? ये अपने ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो हम उस पर जा नहीं रहे। एक थ्योरी ये कहती है जी जिस मुल्क का कैप्टन होगा उस मुल्क का लॉ अप्लाई होगा। एक थ्योरी कहती है जिस मुल्क का कैप्टन हो, जिस मुल्क का ओनर होगा, मतलब शिप का ओनर है, लेट से एक शिप है, उसका ओनर पाकिस्तानी है, उसका कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो इंडियन है, नेशनल है, और शिप की रजिस्ट्रेशन यूएसए के साथ हुई हुई है, तो किसका लॉ अप्लाई होगा? तो कुछ कहते हैं कैप्टन का, कुछ कहते हैं ओनर का, लेकिन जो प्रीवेलिंग व्यू है जिसपे जूरिस्ट मेजॉरिटी मुत्तफिक है वो यही है कि जिस मुल्क के साथ उस शिप की रजिस्ट्रेशन है, प्रीवेलिंग लॉ ये है। ठीक है? अब वो जो लोग ये कहते हैं कि रजिस्टर्ड मुल्क का लॉ अप्लाई होगा, वो जिस चीज को सपोर्ट करते हैं वो है जेन्युइन लिंक फॉर्मूला। अब जेन्युइन लिंक फॉर्मूला क्या, इसको जरा समझ लें। जेन्युइन लिंक फॉर्मूला ये है कि लेट से
आप लोग पाकिस्तानी हैं, तो आपके साथ पाकिस्तान, आपके ऊपर पाकिस्तान के लॉ अप्लाई होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नादरा के पास रजिस्टर्ड करते हैं तो आप इस चीज को एडमिट करते हैं कि हम बाउंड हैं पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करने, बिकॉज यू आर नेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब एक शख्स कैनेडियन है, उसके ऊपर पाकिस्तान का लॉ इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज उसकी पाकिस्तान के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो जिस तरह एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक इंसान के ऊपर उस मुल्क का लॉ अप्लाई होता है जिस मुल्क के साथ वो रजिस्टर्ड है, इसी तरह जूरिस्ट कहते हैं एक शिप के ऊपर भी उसी मुल्क का लॉ अप्लाई होना चाहिए जिस मुल्क के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन है। सो दिस इज अ लिंक बिटवीन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप। तो वो कहते हैं जिस तरह एक इंडिविजुअल के ऊपर लॉ अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन और हर रजिस्ट्रेशन, इसी तरह एक शिप के ऊपर लॉ अप्लाई होगा उसी मुल्क का जिस मुल्क के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो पूरी टर्म मैंने आपको बताई है, इसको बोलते हैं जेन्युइन लिंक। लिंक मीन ताल्लुक किसके बीच में? रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद स्टेट, सिमिलरली रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप विद स्टेट। क्लियर हो गया जी व्हाट इज जेन्युइन लिंक? हरी अब हमने पायरेसी करना है, बच्चे टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओके अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि वो जो डिमार्केशन होती है, फरूक ने क्वेश्चन पूछा था, उस पर मैं आता हूँ। वो डिमार्केशन कैसे की जाती है? डिमार्केशन ऐसे होती है कि मैं थोड़ा सा आपको एक आर्किपेलागो का सीन बता देता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, ठीक हो गया। वरना किताब में बड़ा आसान है, सिर्फ डिमार्केशन का तरीका क्या है। डिमार्केशन ऐसी होती है फरूक और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आपने देखा होगा कि जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें कैप्टन ऑफ द शिप होते थे, उनके पास एक मैप पकड़ा होता था, ठीक हो गया। अगर तो उस और वो मैप को देख के सेल करते थे। आपके जहन में होगा, आपने मूवीज में देखा हुआ होगा। आजकल क्योंकि वो दौर खत्म हो गया है, तो डिजिटल सिस्टम है, तो शिप के अंदर ही सैटेलाइट्स के थ्रू कंटिन्यूसली मैप अपडेट होता रहता है और उसके तहत आप मूव करते हैं। अब मैप पे कोऑर्डिनेट्स कैसे सेट की जाती हैं? प्रॉपर एक स्टडी है, लेकिन सिंपल जिस तरह लैटिट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनको मिला के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स पे इमेजिनरी डिमार्केशन की जाती है कि ये जो पोर्शन है ये स्टेट का होगा पानी में, मिसाल के तौर पे, या ये पोर्शन जो है ये इनोसेंट पैसेज का पोर्शन होगा। तो वो जो स्टडी होती है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो स्टडी करते हैं, प्रॉपर एक स्टडी होती है, एजुकेशन है इसके ऊपर कि कैसे सेल करना है, ये भी आपको पता है। सो ये डिमार्केशन कैसे की जाती है? ये डिमार्केशन जो है आप उस पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो क्यों डूबी थी, क्या हुआ था, जिनमें से एक प्रोमिनेंट थ्योरी ये है कि जी समुद्र में उसने हिट कर दिया था। वो पहले आइसबर्ग नहीं था समुद्र में, लेकिन लेटर ऑन वो अपीयर हुआ था, तो उसने वही रूट फॉलो कर लिया था। जब वो आगे गया तो उसके साथ वो हिट हो गया। जब वो उसके साथ हिट हुआ तो उसकी जो है जो कश्ती थी वो डूब गई, ठीक हो गया। क्योंकि पुराने दौर में तो मैप्स काफी टाइम बाद अपडेट होते थे, तो कैप्टन ऑफ द शिप के जो पास मैप था उस पर वो शो नहीं हो रहा था, तो उसने जब वो रूट फॉलो किया तो उसके साथ वो हिट हो गया, ठीक हो गया। आजकल के दौर में सैटेलाइट सिस्टम है, कंटिन्यूसली मैप जल्दी जल्दी अपडेट होते रहते हैं। सो डिमार्केशन का तरीका ये होता है कि मैप्स के ऊपर जो होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड को मिला के कोऑर्डिनेट बनाया जाता है, और उन कोऑर्डिनेट्स की तरह इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं कि ये हमारा रूट है। सो समहाउ कुछ समझ आ गया आपको? फरूक, आपका क्वेश्चन था कि डिमार्केशन कैसे की जाती है। यस फरूक, सेमी यस, क्योंकि आपका काफी देर से क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ था डिमार्केशन के ऊपर। आई गेस फरूक मेरे ख्याल से नहीं है क्लास में भी, एनीवे अच्छा है, ओके। सो ये आपका काफी देर से पेंडिंग था, लेकिन मुझे मुझे था कि मैं आपको आखिर में समझाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। आर्किपेलागोस एक पेज का पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान से। हम जल्दी से चलते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। पायरेसी के ऊपर, ठीक है जी, जल्दी से आ जाए जी। पायरेसी के ऊपर हमारा टॉपिक है, पायरेसी। पायरेसी के ऊपर लास्ट ईयर्स में कई मरतबा शॉर्ट नोट पूरा क्वेश्चन भी आया है। ओ, हॉट परसूट रह गया, ओके गुड, हॉट परसूट रह गया, वो जल्दी समझते हैं। जल्दी से आ जाए जी डायग्राम के ऊपर, जो मैंने दूसरी डायग्राम बनाई है उसमें मैं आपको हॉट परसूट समझा दूं। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। हॉट परसूट, अच्छा देखिएगा जरा डायग्राम पे आ जाए, टाइम हमारे पास बहुत कम है। जल्दी से डायग्राम जो फिगर ए है, ठीक है, जो मैंने बाद में आपको बनाई है, उसमें आ जाए। देखें, कोई भी शिप अगर आपके टेरिटोरियल वाटर में कोई वायलेशन करती है, लेट्स से आपसे पूछे बगैर आती है 12 नॉटिकल माइल्स में, सब डायग्राम की तरफ ध्यान दें, टेरिटोरियल वाटर में आ गई आपसे पूछे बगैर या कुछ भी, तो उसने वायलेशन कर दी, तो लिहाजा टेरिटोरियल वाटर में तो स्टेट का लॉ अप्लाई होता है। तो स्टेट क्या करती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर में स्टेट का लॉ है, सॉवरेनिटी है। लेकिन अगर वो ईजी में है या हाई सीज में है, तो हमने देखा कि स्टेट अरेस्ट नहीं कर सकती, करेगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा,
क्योंकि वहां पे स्टेट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है। अब हॉट परसूट क्या जरा देखिएगा, लेट्स से एक शिप आती है, आपके टेरिटोरियल वाटर में वायलेशन करती है, आप उसको अरेस्ट करने लगते हैं। जैसे ही आप उसको अरेस्ट करने के लिए फॉलो करते हैं, वो सेल करके आपके टेरिटोरियल वाटर से बाहर चली जाती है, लेट्स से हाई सीज में चली। तो हॉट परसूट एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जरा देखिएगा कि अगर एक शिप टेरिटोरियल वाटर में आपकी वॉलेशन करती है, जनरल रूल तो ये है ना कि टेरिटोरियल वाटर में किया तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, हाई सीज में किया तो अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है कि लेट्स से टेरिटोरियल वाटर में वॉलेशन की, आप उसको अरेस्ट करने के लिए गए, जैसे ही आप अरेस्ट करने के लिए उसका पीछा किया, वो सेल करके बाहर चलेगी हाई सीज में। तो हॉट परसूट ये कहता है कि आप उसी वक्त, वर्ड यूज हुआ है हॉट परसूट में इमीजिएट वर्ड, मतलब लिखा हुआ इमीजिएटली, कि आप उसी वक्त उसका पीछा करेंगे और आप इवन उसको हाई सीज में भी जाके अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, नंबर वन कंडीशन कि वॉल्यूशन हुई हो टेरिटोरियल वाटर में, नंबर टू कंडीशन कि आप इमीजिएटली उसको फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि 6 महीने बाद आप जा रहे थे, आपने कहा हो ये तो वही वाली शिप है जिसने लास्ट 6 माह पहले वॉल्यूशन की थी, अरेस्ट कर लो। नो, इस तरह नहीं हो सकता। उसी वक्त वॉल्यूशन के टाइम भी आप उसका पीछा करेंगे और आप उसको इवन हाई सीज में जाके अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी और के टेरिटोरियल वाटर में चलेगी तो फिर आप उसको नहीं कर सकते, फिर आप उसकी एक्स्ट्राडिशन क्लेम करेंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। ठीक हो गया? सो क्लियर हो गया जी हॉट परसूट। देखिए हॉट परसूट, परसूट क्या होता है, पीछा करना। एम आई क्लियर जी? ओके, जल्दी से आ जाए जी। हॉट परसूट का वैसे आर्टिकल अगर लिखना चाहें तो लिख लें, हॉट परसूट का आर्टिकल है 111। हॉट परसूट का आर्टिकल है 111। क्या पता आपकी किताब में लिखा हो, मे भी आपकी बुक में लिखा हो आर्टिकल 23। तो ये जहन में रख लें, घबरा नहीं जाना कि सर ने हमें गलत बताया हुआ है। अगर आर्टिकल 111 लिखा हुआ है तो वो 1982 कन्वेंशन का है, और अगर आर्टिकल 23 लिखा हुआ तो वो 1958 के कन्वेंशन का है। ठीक हो गया? पुराने कन्वेंशन में आर्टिकल चेंज थे, इसमें चेंज है। ठीक हो गया? सो आर्टिकल नंबर चेंज है, चीजें तो वही एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, अब जल्दी से आ जाते हैं जी पायरेसी पे। पायरेसी लास्ट 20 में कई मरतबा पायरेसी के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट भी आया हुआ है। सो आपके जहन में होना चाहिए कि पायरेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हम सारी चीजें समझ ले चुके हैं, तो इसलिए हमें पायरेसी को अभी समझने में कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी। जल्दी से आ जाएं जी पायरेसी पे। अच्छा, पायरेसी के डेफिनेशन जो है वो अभी क्योंकि लिखवाने का टाइम नहीं है, आपकी बुक में पायरेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर। ठीक है? तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाता क्योंकि हम टाइम सेव कर लेते हैं। सो डेफिनेशन पहले हेडिंग आपकी हो जाएगी डेफिनेशन, वो आप पायरेसी की डेफिनेशन दे देंगे, आपकी बुक में है। ठीक, डेफिनेशन के बाद दो केसेस हैं, उनमें एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा भी जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक हो गया? तो वो सिर्फ मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि इधर आप केसेस लिख दें, जिस तरह ये छोटे छोटे से केसेस लिखे होते हैं, एसएस लोटस केस, इस तरह एग्जांपल के तौर पे दो केसेस हैं, वो दो केस आप पढ़ लेंगे, सिर्फ आप इधर हेडिंग दे दें। ठीक है? वो आप इसलिए पढ़ लेंगे, एसएस लोटस की तरह शॉर्ट सी केस है, कोई टेक्निकल चीज उसमें नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं भी क्लियर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब एक फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, गौर से सुन लें प्लीज। ये फार्मूला पेपर में नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। ठीक हो गया जी? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फार्मूला पेपर में नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। लिखिएगा जरा, वॉलेंट एक्ट, वॉलेंट एक्ट प्लस हाई सीज इज इक्वल टू पायरेसी। ये फिजा आप ऐसे लिखकर इधर एंड में सारे इकट्ठे पेश कर देंगे एंड में, वॉलेंट एक्ट प्लस हाई सीज इज इक्वल टू पायरेसी। तीन फॉर्मूले हैं, तीनों लिख के फिर इकट्ठे एक्सप्लेन कर दीजिए, इधर पेश कर दीजिएगा। सेकंड, वॉलेंट एक्ट प्लस प्राइवेट एंड्स या गोल्स, प्राइवेट एंड्स या गोल्स इज इक्वल टू पायरेसी। तीसरा लिखिएगा, विदाउट फ्लैग, विदाउट फ्लैग प्लस हाई सीज इज इक्वल टू पायरेसी।
ठीक हो गया जी, ये तीनों जरा फिजा पेश कर दें। अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जल्दी से ये करके डायग्राम पे आ जाएं जी आप लोग प्लीज, फिगर ए पे जल्दी से कर लें जी, फिजा ये पेश करें। अच्छा जी, मैं रिपीट कर दूं एक मरतबा कि ये फार्मूले प्लीज आपने उधर पेपर में नहीं लिखने हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखवाई है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जरा देखिएगा, वॉलेंट एक्ट प्लस हाई सी इज इक्वल टू पायरेसी। पहली बात, डायग्राम की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आप जरा, मतलब ये हुआ कि अगर आप वॉलेंट, अच्छा हाई सी से मतलब क्या है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। हाई सी से मतलब है एनी एरिया विच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, ये उसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है पायरेसी की, जब आप पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आप कॉन्सेप्ट समझें, आपको पूरी डेफिनेशन, दोनों केसेस सब समझ आएंगे। ये पूरी केसेस का और डेफिनेशन का निचोड़ है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। इसमें वॉलेंट एक्ट प्लस हाई सी से मेरा मतलब क्या है, एनी एरिया विच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन, ये उसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। इससे मतलब इकोनॉमिक जोन भी है, क्योंकि हमने देखा है इकोनॉमिक जोन में भी स्टेट की कोई जुरिसडिक्शन या कोई सॉवरेनिटी नहीं होती है। ठीक हो गया। सॉवरेनिटी या जुरिसडिक्शन सिर्फ टेरिटोरियल वाटर में होती है। सो पहली कंडीशन कि अगर एक शिप है और वो वॉलेंट एक्ट करती है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो हाई सीज में होना चाहिए, तो तब पायरेसी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो वॉलेंट एक्ट टेरिटोरियल वाटर में कर लेगी तो फिर तो वो स्टेट उसको सजा दे सकती है, क्योंकि स्टेट का लॉ अप्लाई होता है। इसलिए टेरिटोरियल वाटर में वॉलेंट एक्ट इज नॉट अ पायरेसी, ये ध्यान में रखिएगा। वॉलेंट एक्ट सिर्फ और सिर्फ हाई सीज या एनी एरिया विच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई सीज, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सेकंड, वॉलेंट एक्ट फॉर प्राइवेट एंड्स या गोल्स इज कॉल्ड पायरेसी। कि वॉलेंट एक्ट हो लेकिन उसका मकसद हो प्राइवेट एंड्स। प्राइवेट एंड्स क्या है, जरा देखिएगा। मिसाल के तौर पे एक अमेरिकन वॉरशिप है, वो आके हाई सीज में वॉलेंट एक्ट करती है, दैट इज नॉट अ प्राइवेट एंड। उसकी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वॉरशिप है इट रिप्रेजेंट द स्टेट, वो स्टेट के एंड्स को, स्टेट के गोल्स को रिप्रेजेंट करती है। मतलब क्या हुआ, वॉरशिप जो है रिप्रेजेंट दी स्टेट्स, नॉट प्राइवेट एंड्स, नॉट प्राइवेट गोल्स। वॉरशिप किसी भी केस में पायरेसी नहीं कर सकती सिवाय एक के, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सिवाय एक एक्सेप्शन के वॉरशिप कभी भी पायरेसी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब वॉरशिप वॉलेंट एक्ट करेगी दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, दैट इज नॉट अ पायरेसी, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पे वॉरशिप जो है वो हाईजैक कर ली, क्रू ने या कैप्टन ने मिलकर बगावत कर ली मुल्क के खिलाफ, और वॉरशिप हाईजैक हो गई। अब हाईजैक होने के बाद अब वॉरशिप कोई वॉलेंट एक्ट कर रही है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइवेट एंड, क्योंकि अब वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इससे पहले तक वो स्टेट को कर रही थी। अगर कोई वॉलेंट एक्ट करती है तो वो स्टेट का एक्ट है, वो प्राइवेट एक्ट नहीं है। लिहाजा वॉरशिप सिर्फ एक ही कंडीशन में पायरेसी करती है, जब वो हाईजैक हो जाए, म्यूटनी कर दी, बगावत कर दी और उसको हाईजैक कर लिया, अब जो वायलेशन होगी वो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली कंडीशन वॉलेंट एक्ट हो लेकिन हाई सीज में हो, टेरिटोरियल वाटर में नहीं हुई तो वो तो स्टेट की लॉ वायलेट हो रहे हैं। सेकंड, वॉलेंट एक्ट फॉर प्राइवेट एंड्स। प्राइवेट एंड से मतलब ये है कि मर्चेंट शिप, अगर मर्चेंट शिप कुछ कर रही है तो वो प्राइवेट शिप है। क्यों? क्योंकि आप मैं मर्चेंट शिप खरीद सकते हैं, तो उसके जो मर्चेंट शिप जो वॉलेंट एक्ट करेगी दैट इज एक्चुअली पायरेसी। हाँ, वॉरशिप जो करेगी दैट इज नॉट पायरेसी। लेकिन वॉरशिप अगर पता चले जी म्यूटिनी होके, बगावत होके हाईजैक हो चुकी है, अब वॉरशिप जो है पायरेसी में आएगी, अदरवाइज नहीं। थर्ड, एक शिप है कोई वॉलेंट एक्ट नहीं कर रही, कोई वॉलेंट एक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो हाई सीज में विदाउट फ्लैग, विदाउट रजिस्ट्रेशन सेल कर रही है, तो चाहे वो वॉलेशन कर रही है, कोई वॉलेंट एक्ट कर रही है या नहीं कर रही, इवन देन वो पायरेसी में आएगी। ये जो तीनों बातें हैं ये ऊपर केसेस में और डेफिनेशन में यही एक्सप्लेन हुई है। नंबर वन, पहली चीज कि वॉलेंट एक्ट करना फॉर वॉलेंट एक्ट करना लेकिन हाई सीज में, पहली कंडीशन ये जरूरी है। दूसरा, वॉलेंट एक्ट हो लेकिन प्राइवेट एंड्स के लिए हो, पब्लिक एंड ना हो, ठीक है, स्टेट के एंड को रिप्रेजेंट ना कर रही हो। और थर्ड, विदाउट फ्लैग सेल करना, मतलब आप वॉलेंट एक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, लेकिन विदाउट फ्लैग। जिस तरह एक गाड़ी है, उसमें 5 तबलीगी करने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा नेक काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके उन तबलीगियों पे दफा लगा देंगे। ठीक है जी, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड गाड़ी पे जा रहे हैं। इसी तरह शिप भी अनरजिस्टर्ड हाई सीज में सेल करेगी तो वो पायरेसी तस्वर की जाएगी, चाहे वॉलेंट एक्ट करे
या ना करे। ये तीनों पॉइंट आपकी एक्सप्लेन किए हुए हैं इन दो केसेस में, जो आपकी बुक में आप देख लेंगे। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्मिथ एक केस का टाइटल है, उसमें आप देख लेंगे 2 लाइंस का वो यही बात लिखी हुई है, और फिर ये चीज डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। ठीक हो गया। इसके बाद आप हेडिंग देंगे अपने नोट्स में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पायरेसी, हेडिंग देंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पायरेसी। सो व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स, ये डेफिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है 3 पॉइंट्स, तीन फॉर्मूले लिख के, कि वॉलेंट एक्ट इन हाई सी पहला, दूसरा ये प्राइवेट एंड्स विदाउट फ्लैग, तीसरा, चौथा वॉरशिप जो है वो विदाउट फ्लैग अगर सेल करेगी, वॉरशिप अगर म्यूटिनी हो जाए और वो वायलेंट एक्ट करे तो पायरेसी है, अदरवाइज वो पायरेसी नहीं होती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आखिर में आप लिखेंगे, एक हेडिंग दे दें, लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा प्लीज, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपॉन क्राइम ऑफ पायरेसी। मैंने अभी लिखवाई भी है, एक्सप्लेन भी किया, यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अपॉन क्राइम ऑफ पायरेसी। ये भी मैंने बताया भी है कि सी पायरेट्स के ऊपर तमाम स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, जो स्टेट इनको अरेस्ट करेगी वो अपने उसके तहत इनका ट्रायल कर सकती है। ठीक हो गया। सो मतलब ये हुआ, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया था, अगर आपको याद हो, रिकग्निशन में रेबल्स, इंसर्जेंट, बेलिजेंट्स के पायरेट्स को हर कोई ट्रायल कर सकता है जो उनको अरेस्ट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज लिख लें जरा, एक मैक्सिमम लिखिएगा, पायरेटा, मैं मैसेज कर रहा हूं, साथ लिख रहा हूं, पायरेटा नॉन म्यूटेड, DOMINIUM, डोमिनियम, पायरेटा नॉन म्यूटेड डोमिनियम। पायरेटा मैंने मैसेज किया, काइंडली देख लीजिएगा, पायरेटा नॉन म्यूटेड डोमिनियम मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी शेल बी रिटर्न टू ओरिजिनल ओनर। इसके आगे लिख लें, प्रॉपर्टी शेल रिटर्न टू ओरिजिनल ओनर। मतलब कि सी पायरेट्स को जो स्टेट अरेस्ट करेगी वो अपने लॉ के तहत उनका ट्रायल करेगी। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तानी शिप ने अरेस्ट किया तो पाकिस्तानी लॉ के तहत ट्रायल होगा, बट जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी मीन वो शिप या शिप के ऊपर जो सामान होगा, वो सारा का सारा वो स्टेट वापस करेगी ओनर को, वो स्टेट अपने पास नहीं रख सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फाइनली जल्दी से आ जाए, लास्ट पॉइंट है साउथ चाइना सी। शॉर्ट करता हूँ, जल्दी से डायग्राम खोल लें जो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट की थी, जल्दी से प्लीज आइएगा। साउथ चाइना सी का मैं एक्सप्लेन कर दूं, डायग्राम है जी आप लोगों के सामने, जल्दी से मुझे बताएं। ओके, ये आप खदीजा के क्वेश्चन के मैं आंसर कर रहा हूँ। बच्चे आपने ये जब आप पढ़ेंगी ना नोट किताब से, तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक मरतबा बुक से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि पेपर में कैसे आएगा। 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट होता है, इंट्रोडक्शन होंगे, केसेस होंगे, कॉन्सेप्ट होगा, डेफिनेशन होगी, एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये 2-3 हेडिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया। खदीजा आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ है? हाँ, एक मरतबा सिर्फ आपने बच्चे उसको पढ़ लेना है, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, डायग्राम आ जाए फिगर ए पे, जो मैंने बाद में आप लोगों को बताई है साउथ चाइना सी को डिस्कस करने के लिए। जो साउथ चाइना सी का कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट सा, क्योंकि अभी हम पूरा लॉज ऑफ सीज पढ़ चुके हैं, ये मेनली तो मतलब चीन और फिलीपीन के बीच में, ठीक हो गया। लेकिन अदरवाइज 5 स्टेट्स हैं जो उसमें मतलब इन्वॉल्व है, चाइना है, वियतनाम है, फिलीपीन है, मलेशिया है। ठीक है जी। अब साउथ चाइना सी में वो सारा आपको फ्री से आपने पढ़ाया होगा, करंट इशू का, उस पर मैं नहीं जाता, हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो आपको सारा पता है। मैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट पे आता हूँ। आपको पता है ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं, जिनको इंग्लिश में स्पाटे आइलैंड बोलते हैं, जापानीज में दियागो आइलैंड्स बोलते हैं, चाइनीज में सिनकाकू आइलैंड्स बोलते हैं। सो आइलैंड्स के नाम डिफरेंट है, वो लैंग्वेज की वजह से है। ठीक हो गया। अब ये जो आइलैंड्स हैं, चाहे दियागो के हैं, चाहे स्पाटे आइलैंड्स के हैं, या सिनकाकू आइलैंड्स, ये सारे आइलैंड्स 400 नॉटिकल माइल्स से बाहर हैं चाइना के। आज हमने पढ़ लिया है कि 400 नॉटिकल माइल्स मतलब किधर हो गया, हाई सीज आ गया। हाई सीज आ गया तो मीनिंग देर बाय कि ऑल स्टेट्स जो हैं दे कैन यूटिलाइज हाई सीज फॉर पीसफुल पर्पजेस। ठीक हो गया। सो चाइना इस पे, इन आइलैंड्स पे अपना एक्सक्लूसिव क्लेम नहीं कर सकता। चाइना अपना एक्सक्लूसिव क्लेम इन आइलैंड्स पर नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारे 400 नॉटिकल माइल से बाहर हैं। जब 400 नॉटिकल माइल से बाहर हो तो किसी स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं होती है, आज हमने पढ़ लिया। तो पहली चाइना की वॉल्यूशन ये है कि वो हाई सीज में उन आइलैंड्स पे अपना एक्सक्लूसिव क्लेम कर रहा है, नंबर 1। सेकंड, फ्रीज आपने आपको पढ़ा दी होगी, 9 डॉट्स फॉर जो उनका फॉर्मूला है, वो दैट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी,
हिस्टोरिकल है, उसका इंटरनेशनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज ऑल्सो वॉयलेशन। नंबर थर्ड, चाइना जो है उन आइलैंड्स पर मिलिट्री बेसिस बना रहा है, विच इज अगेंस्ट वॉयलेशन ऑफ 1982 कन्वेंशन। थर्ड वॉयलेशन होगी चाइना की, क्योंकि हमने कहा कि आप हाई सीज को पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो चाइना की तीसरी वॉयलेशन होगी मिलिट्री बेस। चौथा, कैपेज स्ट्रेटेजी एक है। कैपेज स्ट्रेटेजी फ्री साहब ने नहीं पढ़ाई हो तो खुद पढ़ लीजिएगा। कैपेज स्ट्रेटेजी ये है कि चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके, खुद से आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उनके इर्द गिर्द जो फिलिपीन है उसकी एक्सेस टूवर्ड दिस। तो चीन क्या कर रहा है, चीन फिलिपीन की एक्सेस को बंद कर रहा है बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड। दिस इज कॉल्ड कैपेज स्ट्रेटेजी, which is again the violation of 1982 कन्वेंशन, दैट इज कि पीसफुल पर्पजेस के लिए आपने इस्तेमाल करना है। तो वो आर्टिफिशियल आइलैंड भी पीसफुल पर्पजेस के लिए उधर नहीं बना रहा। चार वॉलेशन होगी। सो चाइना जो है इसमें वॉलेशन कर रहा है। इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक अवार्ड भी आया हुआ है और वो अवार्ड चाइना के अगेंस्ट था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट राइज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि China is not a signatory of this convention, 1982 convention, that is United Nations Convention on Laws of Sea 1982. China इसका signatory नहीं है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट से कि चाइना इसका signatory नहीं है, तो why China should follow this law, this 1982 convention? ये क्वेश्चन किया था इंटरव्यू में और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाइना ने जब UNCLOS 1982 साइन ही नहीं किया हुआ, तो why China should follow it? So answer to this question is कि ये जो UNCLOS 1982 है, ये हमने कस्टम्स में पढ़ा भी था सोर्सेज में कि इट इज अ कस्टमरी लॉ। ठीक हो गया? दो तरह के लॉस, एक हमने पहले पढ़े हैं यूनिवर्सल नेचर लॉ जो अभी नवीद ने मैसेज किया, गुड, और दूसरा आपने जहन में रख लें कस्टमरी नेचर लॉ। कोई भी ट्रीटी अगर कस्टमरी डिक्लेयर हो जाए या कोई भी लॉ यूनिवर्सल डिक्लेयर हो जाए, वेदर यू आर सिग्नेटरी और नॉट, यू आर बाउंड टू फॉलो इट। ठीक हो गया? सो चाइना इज बाइंडिंग, it is binding upon China. All states are bound to follow universal as well as customary law. So this UNCLOS 1982 is a customary law. Though China is not a signatory, even then China is bound to follow it. Clear जी? शॉर्ट से जल्दी से करें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्लास खत्म कर रहे हैं। यस प्लीज। क्लियर हो गया? ओके ग्रेट। ईरान ने जो कैनेडियन वेसल्स को कैप्चर किया था उसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा? अब्दुल अजीज, ये देखिएगा कि ईरान ने उनको टेरिटोरियल वाटर में अगर किया है तो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से टेरिटोरियल वाटर में किया था तो वो उसके ऊपर ईरान का अपना लॉ होगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक जोन में किया है तो फिर ईरान अपना लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ईरान ने उनको काफी टाइम कस्टडी में रखा था, तो मीनिंग देर बाय कि उन्होंने, ईरान ने उनको टेरिटोरियल वाटर्स में रेस्ट किया था, और टेरिटोरियल वाटर में ईरान का अपना लॉ होगा। ओके जी, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? डायग्राम अगेन पोस्ट कर दें बच्चे, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें, ये फिजा को कह दें कि वो पोस्ट कर देंगे आप लोगों को डायग्राम। ठीक हो गया? चलें जी, हाँ जी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके फिजा, मुझे आप प्लीज, हाफिज।